डी के दुबे जी, आरएसएस को गुस्सा क्यों नहीं आता, ये पूछ रहे हैं अमित जमाई। देखिए, मुझे जहां तक लगता है, जितना मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में समान पूर्वजों की संतानों को एक साथ लाने के लिए कटिबद्ध है। ना तो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी है, और ना ही पॉलिसी वर्क है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई पॉलिसी वर्क में सीधा पार्टिसिपेशन नहीं है, ना ही पॉलिटिक्स में सीधा पार्टिसिपेशन है, वो देश की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज को भारतीय हितों के लिए सोचे, ऐसा विचार रखकर लोगों को तैयार करने वाले। तो मुझे ये समझ ही नहीं आता कि आरएसएस को गुस्सा आएगा क्यों, और मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि आरएसएस का रोल क्या है। जब ये लगातार कहते हैं कि आपका कोई रोल नहीं, तो आरएसएस का रोल बिगाड़ने में कहां से आ गया, मुझे तो नहीं लगता। दूसरी बात आती है राहुल गांधी जी की, तो मेरा अपना विचार है कि वो भारत यात्रा करने के लिए निकले हैं, और भारत यात्रा करते समय, भारत दर्शन करते समय, उनको दर्शन में कुछ जब समझ नहीं आता तो वो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, ताकि आप और हम मीडिया जो है उनको कवर करे और कम से कम उनको दिखाए। अदरवाइज उनके पास पॉलिसी के लिए कुछ नहीं है, देश के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब जब राहुल गांधी हरियाणा में जाकर ये कहते हैं कि यहां कौरव पांडव हुए हैं, जहां युद्ध हुआ, अभी इनको ये नहीं मालूम है कि हस्तिनापुर कहां था, अभी इनको ये नहीं मालूम कि इंद्रप्रस्थ कहां था, बोल कहां रहे हैं, किस विषय को कैसे ले रहे हैं। और फिर जब ये पुजारियों की, तपस्वियों की चर्चा करते हैं, तो ये धर्मगुरुओं के लिए छोड़ देना चाहिए। अभी मैं बाकी पैनलिस्ट को सुन रहा था कि भाई धर्म की बात है, महाभारत के अंदर द्रौपदी का अपना किरदार है, उनके अंदर बाकी लोग हैं, उनको धर्मगुरुओं के लिए छोड़ दीजिए ना। आप और हम उस पर क्यों चर्चा करते हैं? और अगर चर्चा करने का शौक है तो मुझे लगता है जिन जिन संप्रदायों को हम में से कोई फॉलो करता है, अपने संप्रदाय पर भी चर्चा करनी चाहिए, कि उनके इतिहास और भूगोल के विषय में भी चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कटघरे में खड़ा करना, जो आपसे कोई बात ही नहीं करता, आपको रिप्लाई भी नहीं देता, और आप कुछ कहते हैं तो उस पर कोई कमेंट नहीं करता, उसके विषय में घसीटकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं, मुझे तो अभी तक समझ आया। ठीक है, अब आप जवाब लीजिए। सैयद असीम वकार ये कह रहे हैं आरएसएस जिसका कोई रोल नहीं, उसे बदनाम क्यों किया जा रहा है, उसे बार बार घसीटकर क्यों लेकर आया जाता है पॉलिटिकल नैरेटिव में? देखिए, दुबे जी हैं, कुछ मोहब्बत होगी कोने में, कहीं दिल के कोने में कहीं छुपी हुई आरएसएस के लिए। हो सकता हो कभी शाखा में गए हो सकता हो आज भी जाते हो शाखा में, हो सकता हो शाखा वाली और आरएसएस वाली यूनिफॉर्म भी पहनते हो, कह सकते हैं वो। कभी भी किसी को जो अपनों में जो खामियां होती हैं वो दिखती नहीं है, और जिन लोगों को अपने अंदर खामियां दिखती हैं वो सुधार कर लेते हैं। दुबे जी हैं, कह लेने दीजिए, कहने दीजिए। देखिए, कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में, और आरएसएस का जन्म हुआ 1924 में, और बीजेपी का जन्म शायद मैं समझता हूं कि 80 के बाद, 1980 के बाद हुआ। तो हम लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस मां है, आरएसएस उसकी बेटी है, और बीजेपी जो है वो कांग्रेस की नवासी है। तो इनका मां बेटी का रिश्ता है। ये एक दूसरे से कभी ना अलग सोच सकते हैं, ना ये एक दूसरे से अलग काम कर सकते हैं। वकार साहब, ये आपका फार्मूला हमको समझ नहीं आया। नेहरू जी ने 51 में अपना माता है, किसको मां बनाया, चैनल सुनते समय कुछ तो सोच लीजिए सर। सुनिए, बदतमीज इंसान को बैठा दिया आपने इस तरह से। सुनिए सर, अरे संसदीय भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, मर्यादित तरीके से बात कीजिए। सारे पैनलिस्ट से करिए, एक सेकेंड, आराम से, विषय है क्या, आराम से, कोई विषय है क्या, एक सेकेंड। आदित्य जी, ये कोई विषय है क्या? के शर्मा जी, आप अपनी बारी में बोलिएगा सर। मैं सबसे कह रही हूँ मर्यादित तरीके से बात करें, तार्किक तौर पर बात करें। नहीं होती है इसमें, तार्किक तौर पर बात करें। ये तार्किक विषय है क्या? ये तार्किक है क्या? आप मुझे बताइए सर। आप सुन रहे हैं ना, आपत्ति दर्ज कराई मैंने सर। के शर्मा जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए सर, अपनी बारी में जवाब दीजिएगा सर। बोल रहा हूँ, नहीं अपनी विषय पर नहीं, लेकिन ऐसे बकवास करने के लिए मत बैठाइए टीवी चैनल को। 1951 में नेहरू कोई जी ने लिमिटेशन अपनी कैबिनेट में उनको मंत्री बनाया। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं के शर्मा जी? ऐसे बकवास के लिए मत बैठाइए जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
जिसका कोई मतलब नहीं है। सर गेस्ट क्या बोलेगा ये मैं तो पढ़ाकर लाती नहीं हूँ सर। के शर्मा जी, मैं गेस्ट को पढ़ाकर तो लाती नहीं हूँ सर। जैसे मैंने आपको नहीं बताया आप क्या बोलेंगे सर, ऐसे मुझे नहीं पता दूसरा गेस्ट क्या बोलेगा सर। तो आप उत्तेजित अगर मुझ पर हो रहे हैं और मुझ पर आप बरस रहे हैं तो सर ये तो बहुत गलत बात है सर। सबको अपनी बात रखने के लिए बुलाया है। इस देश में एक पार्टी है, उसका नाम है AIM। आप ऐसे उस पार्टी के स्पोक्स पर्सन को मैंने बुलाया है सर। ना मैं आपको पढ़ाकर लाती हूँ ना मैं उन्हें पढ़ाकर लाई हूँ सर। तो आपकी आपत्ति गेस्ट पर हो सकती है, आप उनसे बात कीजिए, मुझे मत बताइए सर, मुझे मत बताइएगा आदित्य जी सुनिए, क्योंकि मैं गेस्ट के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं सर। मुझे आपत्ति बिल्कुल अकाउंटेबल आप नहीं है, लेकिन इस डिबेट के लिए तो अकाउंटेबल है आप। हाँ तो डिबेट में कंट्रोल कर रही हूँ ना सर। जैसे आपने चेहरे को विकृत बताया था मैंने एकदम ऑब्जेक्शन उठाया, ऐसे ही मैंने उनकी बात पर भी ऑब्जेक्शन उठाया। सीधे तौर पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सर। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, शायद आपने मिस कर दिया सर। तो पहले आप सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। आपको ये समझ में आया असंसदीय भाषा, आपको ये नहीं समझ में आया फिर सर। आप मुझे समझाइए, आप मुझे समझाने आए हैं। एक सेकंड के शर्मा जी, आप मुझे समझाने आए हैं सर या आप अपनी पॉलिटिक्स की बात करने आए के शर्मा जी? मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूं क्योंकि मेरी पार्टी को गलत समझ से ठीक है, आपने ऑब्जेक्शन उठाया, उससे पहले ही मैंने भाषा पर आपत्ति दर्ज करा दी सर। आपने शायद मिस कर दिया, तो बात पूरी सुनिए ना सर। पहले आप पहले बात पूरी सुनिए। नहीं बिल्कुल हम आपका सुन रहे हैं, लेकिन आप उस समय रोकी नहीं, इसलिए मैंने आपको सर आप अगर सुन नहीं रहे तो सर मेरी दिक्कत नहीं है सर, मेरी दिक्कत नहीं है अगर कोई सुन नहीं रहा, ये मेरी दिक्कत नहीं है। मुझे अपना काम आता है, उसके लिए मुझे किसी के पाठ की जरूरत नहीं है। जैसे मैं किसी को नहीं पढ़ाती कि उन्हें क्या बोलना है, उसी तरह मैं पाठ नहीं पढ़ना चाहती। ऐसे बैठे हुए मेरी पार्टी पर ऐसे ठीक है सर, आप जवाब दे रहे हैं सर, आप जवाब दे रहे हैं। कोई करता है तो आपको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल रोका है मैंने, आपको भी रोका था जब आपने चेहरा विकृत बताया था, उन्हें भी रोका है मैंने। प्लीज प्लीज। और सैयद असीम वकार, फैमिली ट्री आप ड्रॉ मत कीजिए क्योंकि आपको पता नहीं है, तो मेहरबानी करके जो आपकी तार्किक दलीलें हो वो यहां पर सामने रखिएगा। और अब सारे पैनलिस्ट सोचिएगा, समझ लीजिएगा, तोल लीजिएगा अपने वर्ड्स को, तब बोलिएगा। सैयद असीम वकार 30 सेकंड है आपके पास। क्या मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं? हाँ अपनी बात पूरी कीजिए। फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपके सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी को। आप अपनी दलील रखिए, मौजूदा दौर में रखिए, 21वीं सदी में रखिए। राहुल, अरे मोहतरमा मुझे बोलने दीजिए, सारा टाइम तो आप ले लेंगी मेरा। हाँ ठीक है, आपका टाइम, आपको टाइम मैं ही दे रही हूँ सर। अरे सुनिए तो, उनके नाना ने यानी प्रथम प्रधानमंत्री जनाब जवाहरलाल नेहरू साहब ने आरएसएस के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया था। तो इतनी अगर एक नफरत है तो आप ये बताने की कृपा करें क्यों बनाया था। लॉजिक वाला जवाब दीजिएगा, कांग्रेस से मैं पूछ रहा हूं। क्या किसी जिसको हम अपने को बता रहे हैं कि अगर हमारी नजर में कोई देश का दुश्मन हो, मेरा दुश्मन हो, मेरे घर का दुश्मन हो, मेरे मोहल्ले का दुश्मन हो, तो क्या हम उसको अपने क्या मंत्री बना देंगे? हम तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, जवाब ले लीजिए। क्यों बना रहे हैं आप? ठीक है, जवाब एक तरफ तो आप मंत्री बनाते हैं और दूसरी तरफ लोगों से कहते हैं कि इनसे आपको जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इनवाइट किया था और ये नेहरू जी की बड़प्पन थी कि उन्होंने सभी को साथ लेने की कोशिश की थी, उस पे सवाल मत उठाइए। आप जब कहते हैं कि कांग्रेस 85 में बनी, आरएसएस 25 हो, जो दुनिया जान के आप माँ बेटी का रिश्ता बताते हैं, तो ये सरदार पटेल थे जिन्होंने महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद आरएसएस पे बैन लगाया था। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जब उन्होंने कैबिनेट में हिस्सा दिया तो उनकी हर विचारधारा को साथ लेकर भारत तुरंत आजाद हुआ था और भारत को हर विचारधारा के हर एक इंसान के कंट्रीब्यूशन की जरूरत थी आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए नेहरू जी की कैबिनेट ऐसी थी। ठीक है।